माध्यिका देखो वो होती है जो किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका का मतलब ये है मध्य, बीचों बीच, है ना। तो जैसे अगर हमारे पास कोई सारणी है, कोई सारणी नहीं, हमारे पास कोई जो डाटा है उसको अगर दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए ना, तो जो बीच होगा वही माध्यिका है। यानी जो माध्यिका होती है वो किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर इसको हम क्रॉक्स्टन और काउडेन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि मीडियन वह बिंदु होता है जो किसी भी श्रेणी को दो भागों में बांटता है, जिसमें एक भाग में उससे कम वाली संख्या रहती है और दूसरे भाग में उससे ज़्यादा वाली संख्या रहती है। जैसे मान लो 1 से 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको अगर दो भागों में बांटा जाए कौन सा होगा? यही होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच का ही होगा। तो एक साइड में उससे कम वाली संख्याएं होंगी और एक साइड में उससे ज़्यादा वाली संख्याएं, है ना। यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जो माध्यिका को बताता है। यही संख्या, यही 5 जो है वो संख्या। अब अगर हम इसको सूत्र से निकालेंगे तो वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही माध्यिका कहते हैं। हम आज इसके न्यूमेरिकल पे बिल्कुल नहीं जा रहे, तो इसके एक दो हम उनके भी नाम ले लेते हैं। क्रॉक्स्टन और काउडेन ने कहा स्थिर एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंकमाला के विस्तार के अंतर्गत स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। क्रॉक्स्टन और काउडेन का ये है। क्लार्क और शकाडे के अनुसार माध्य समंकों के संपूर्ण समूह का विवरण प्रस्तुत करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रयास है। इन सब का पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए कोई एक अकेला अंक होता है जो इन सब का विवरण प्रदान करता है, सब बताता है कि यही आदि का मतलब ये है कि इसमें ये सब होंगे, यानी ये 5 जो है इन सब का विवरण बता रहा है। ये कह रहे हैं क्लार्क और शकाडे। बाघ एक माध्य मूल्यों के एक समूह में से चुना गया वह मूल्य है जो उसका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा मूल्य है जो पूर्ण समूह के लिए समूह के मूल्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में है। ये कह रहे हैं ये एक ऐसा मूल्य होता है, यानी माध्यिका एक ऐसा मूल्य होता है जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी श्रेणी को बता रहा है। कौन सा? यही जो माध्यिका है, यही जो माध्य मूल्य आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक है सिम्पसन एवं काफ्का। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास अन्य सभी जो अंक हैं वो आसपास उसके रहते हैं। जैसे ये माध्यिका है, इसके आसपास सभी मूल्य रहते हैं। आसपास का मतलब ये नहीं है कि इसके पास है, बल्कि 5 से करीब 6 है और 5 से लगभग करीब 7, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी, उसके आसपास आ जाएगी। और इसको देखो 4 और 5 बहुत कम अंतर है, तो ये आसपास का मतलब है। और इसीलिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी माध्य हैं वो सभी के मूल्य जो हैं बीच में आने की लगभग उनकी प्रवृत्ति होती है, बीच में ही रहते हैं। इसीलिए उनको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो रही माध्यिका की परिभाषाएं, माध्यिका क्या है। अब हम देखते हैं माध्यिका के महत्व। माध्यिका का महत्व क्या है? माध्यिका का महत्व, तो माध्यिका का महत्व देखो, सबसे बड़ा महत्व उसका जो है कि हमें ये पता करने में मिल जाता है, फायदा हो जाता है कि सबसे बीच का मूल्य कौन सा है। अगर हम उसको सही कोई मूल्य निकालना चाहते हैं, अब इन सब का देखो यूज कहाँ होता है? रिसर्च में। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि कौन सा मेथड लगाएं कि हमें बिल्कुल सही मूल्य मालूम। तो एक मीडियम जो है एक ऐसा माध्य है जिसके द्वारा हम सही
एकदम बिल्कुल राइट। तो सबसे पहला महत्व तो इसका यही है। और टिप्पणी कहते हैं कि माध्य की अपनी सीमाएं होती हैं, यदि उनको स्वीकार किया जाए तो कोई भी एक सांख्यिकी संख्या माध्य से अधिक उपयोगी नहीं होगी। इस समांतर माध्य से ज़्यादा उपयोगी और कोई संख्या नहीं। जैसे हमने समांतर माध्य भी पढ़ा, हरात्मक माध्य भी पढ़ा और ज्यामितीय माध्य भी पढ़ा, बहुलक भी पढ़ा, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा अगर है तो माध्यिका ही है। ठीक है, तो माध्यिका का उद्देश्य पढ़ लेते हैं, तब हमें और ज़्यादा पता चल जाएगा कि सांख्यिकीय माध्यमों के कार्य और उद्देश्य एक ही बात है, कार्य और उद्देश्य। तो विशाल एवं जटिल समंग समूहों का संक्षिप्त व सरल चित्र प्रस्तुत करता है। अगर जो हमें ये सारणी दी गई होती है ना, 1 से अभिनव तक हमने लिखा है, तो उसका क्या करता है, वो शॉर्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता? शॉर्ट में 5 कर दिया था। तो इसका उद्देश्य एवं कार्य क्या है कि ये जो है भारी भरकम समंकों को बहुत छोटे में प्रस्तुत कर देता है। छोटे रूप में समंकों को ऐसे लिखते हैं, समंकों को छोटे रूप में प्रदर्शित कर देता है। कर देता है कि नहीं करता? करता है ना, बहुत छोटा। जैसे हमने 9 तक संख्या लिखा है, हम सबको समेट करके 5 में कर दिया। अब 5 जो है हमें ये बता रहा है कि इसका मतलब संख्या 9 तक है, तभी वो 5 आया है। तो और दूसरा क्या है, तुलना करने में सुविधा प्रदान करता है। तुलना करने में सुविधा, जैसे हमें पता, मान लो 2 हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो अब दोनों की तुलना एक अगर हम जैसे मान लो ये 1 से 9 तक लिया और दूसरा 11 से 19 तक। अब हर एक की अगर तुलना करेंगे तो हमें समय लगेगा, है ना। लेकिन अगर इसकी माध्यिका निकाल लिया जाए, इसका 5 निकाल लिया, इसकी 15 निकाल लिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर 15 निकल आया, अब हमें तुलना करने में कितनी आसानी हो गई है। अब हमें पता चल गया ये 10 ज़्यादा, तुलना करने में आसानी हो गई। तो ये जो है तुलना करने में बहुत आसानी प्रदान करता है हमें। आसान, कोई भी इसको तुलना में आसान हो, तुलना में आसानी। ठीक है, अब उसके बाद भावी प्रतिदर्श की सहायता में समग्र की जानकारी प्राप्त करना। एक बात ये समझ लो, जो प्रतिदर्श होता है, सैंपलिंग होता है, तो सैंपलिंग क्या है पहले इसको समझो। वैसे सैंपलिंग सब हम पढ़ा चुके हैं। जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें एक क्षेत्र दिया जाता है या हम एक क्षेत्र चुनते हैं। मान लो हमने ललितपुर को चुना, जिला ललितपुर, पूरा जिला ललितपुर। तो अब जिला ललितपुर में बहुत सारे गांव हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये ललितपुर जिला है और इसमें सभी ये गांव हैं, ये सभी गांव, है ना। तो इन सभी गांवों का तो हम कर नहीं पाएंगे सर्वेक्षण, सीधी सी बात कि कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से हम कुछ चुन लेंगे। जैसे मान लो हमने ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया और ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया, इतनों का हमने सर्वेक्षण कर लिया। अब ये जो है वो सैंपलिंग है। ये क्या है, जितना हमें क्षेत्र मिला हुआ था वो समग्र है और जो हमने चुन चुन के कर लिया वो सैंपलिंग है ना। उसी को हम प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है, न्यायदर्श, प्रतिदर्श, प्रतिचयन सब एक ही बात है, उसकी अंग्रेजी सैंपलिंग। ठीक है, तो इन जितने हमने चुने, मान लो 1 2 3 4 5 6 चुन लिए, इन 6 का ही हम अध्ययन कर लेंगे, यही हमारी सैंपलिंग है। ठीक है, इसके भी सिर्फ तरीके हैं, बाद में जब फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे कभी तो फिर सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, तो तुलना में और इससे क्या है, समग्र, पूरे समग्र का पता चलता है, समग्र का, समग्र की जानकारी मिल जाती है ना, समग्र की जानकारी मिलती है। और भावी योजनाओं या क्रियाओं का आधार स्तंभ है। भावी योजनाओं, अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो ये सोच कर बनाते हैं ना कि हमें इस समय क्या है, आगे क्या होगा।
ऐसा सोच कर बनाते हैं ना। तो भावी योजनाओं के बारे में भविष्यवाणी मान लो कर देता है पहले भविष्यवाणी। कैसे? हमें आज पता चला कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो एग्जाम्पल के तौर पे 6 करोड़ है ना। फिर आगे हमें ज़रूरत अभी पड़ रही है कुछ, तो आगे हमें कितना बनानी पड़ेगी? इसके हमने मान लिया है हमें 700 करोड़ की या 7 करोड़ की, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 करोड़ की है ना। तो ये इससे क्या है, अगर हम एक का निकालते तो बहुत समय लगता, तो हम सबका मिला करके माध्यिका निकाल लिया और माध्यिका के आधार पर आगे की भविष्यवाणी कर लिए। तो इस तरह से हमें आसान हो जाता है। और ये माध्यिका ही नहीं, कोई भी माध्य होता है, ठीक है, कोई भी माध्य के बारे में ऐसा हो सकता है। तो सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायता करना, सांख्यिकीय विश्लेषण की सहायता करता ही है। ये पूरी सांख्यिकी का आधार ही है, पूरा जो माध्य है वो पूरा माध्य ही इसका आधार है। 2 मिनट। और निर्णय लेने में सहायक, निर्णय ले सकते हैं। अब जैसे हमें ये पता चला कि अभी 6 है तो आगे 7, 8 हो सकता है, तो उसके आधार पर हम अभी निर्णय ले लेंगे कि सही है या गलत है ना, कम है या ज़्यादा है, निर्णय ले लेंगे। तो निर्णय लेने में सहायक है। और आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, आर्थिक या व्यापारिक नीतियों में के निर्धारण में सहायक। तो आर्थिक का मतलब तो आर्थिक ही है, जैसे अभी मैंने बजट की बात किया तो वो उससे, और व्यापारिक निर्धारण, अगर व्यापारिक तौर पर हमें नुकसान हो रहा है तो हर एक का मिला करके देखेंगे कि सबका मिलाने के बाद हमें क्या होगा। अगर हमें वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो हम आगे व्यापार करेंगे, और अगर नुकसान हो रहा है तो व्यापार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कार्य और उद्देश्य भी पढ़ लिया, ठीक है।